ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते क्या है, पहले हमें वो समझना है। तो सबसे बेसिक चीज हमारे सामने ये आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? बताओ, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? सो द कॉमन डिफरेंसेस, ब्रीथिंग इज द exchange of gases and respiration is the, आवाज आ रही है ना? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होना इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो हम लोग हमारे प्लांट फिजियो के अंदर पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों का जो बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा कि प्लांट के अंदर एग्जैक्टली जो गैसेस है वो एक्सचेंज कैसे होती है, और फिर ये गैसेस जो है ऑक्सीजन ये आपका पहुंच कैसे जाता है आपके ब्लड तक। इसीलिए चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो आपका प्रोसेस है ये किस टाइप का प्रोसेस है? दिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। कैसा है ये? फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ये ध्यान रखना है। अब फिजियोकेमिकल प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है, इसका एक बहुत बेसिक सा फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली आपका रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इसके नॉस्ट्रल्स, ये इसका ट्रेकिया एंड दीज आर द लंग्स, ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर, बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एंटर करेगी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जाएगी कहां तक? आपके ट्रेकिया से होते हुए लंग्स तक, और लंग्स में सबसे एंड पार्ट होता है आपका एल्वेलाई, एल्वेलाई तक जाएगा। अब यहाँ पे एल्वेलाई के बाहर आपके प्रेजेंट होती हैं क्या? ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है आपका CO2, क्योंकि CO2 कहाँ बन रहा है? CO2 आपके टिश्यूज के अंदर बन रहा है। कैसे बन रहा है CO2? उसके लिए एक इक्वेशन देखो, CO2 का प्रोडक्शन आपका ऐसे होता है, हमारे पास फूड है C6H12O6, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ये जो CO2 है ना, इसी CO2 को हमें बॉडी से रिमूव आउट करना है, बॉडी से बाहर इसे हमें रिमूव आउट करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे हम इसको? ये आपका ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ से एल्वेलाई में जाएगा, एल्वेलाई से होते हुए ये आपका वापस आएगा नॉस्ट्रल तक, एंड नॉस्ट्रल से एटमॉस्फेयर। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं और CO2 का एक्सेल कर रहे हैं। इनहेलेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक्सेलेशन प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। बताओ, ये दो प्रोसेस समझ में है? अब ये जो यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया आपका ऑक्सीजन, बिकॉज CO2 तो रिटर्न हो गया, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है ब्लड वेसल्स में। अब यही ब्लड वेसल्स आपके जाएंगे कहाँ तक? आपके टिश्यूज तक, क्योंकि टिश्यूज के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना ग्लूकोज C6H12O6। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यूज तक जाएगा, और फिर टिश्यूज इसका ब्रेक डाउन कर देगा CO2 प्लस H2O में, देन ये CO2 वापस आ जाएगी और वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी। होगा या नहीं होगा ये प्रोसेस? यस मैम, होगा, राइट। यस मैम। अब यहाँ पे एक चीज वर्क करेगा, वो होगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लिख लो अभी के लिए, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। आपने हमेशा एक प्रोसेस का नाम सुना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, होता है नहीं होता है? अब यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है या हाई है? लो 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 कैसे है भाई? हाई से लो की साइड होगा, नहीं होगा? एटमॉस्फेयर में हाई है, एटमॉस्फेयर में हाई है, और आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लंग्स में लो है। लंग्स में लो है। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ऐसे ही आपकी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है लेकिन आपके लंग्स में ज्यादा है, तो आपकी लंग्स से आउटसाइड द बॉडी आ जाएगा। तो कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म की जरूरत तो नहीं पड़ रही है ना हम लोगों को इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। नो मैम। वेरी गुड। अब कोई एक्सटर्नल प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 हो रहा है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दिस इज नॉन एज ब्रीथिंग। और फिर ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट, तो 3 प्रोसेस आ गए देखो यहाँ पे। पहला ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्ट, एंड देन यहाँ पे टिश्यूज के अंदर चल रहा है क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? हमारे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में वी ऑल नो कि वी ऑल हैव, क्या है हमारे पास? वी हैव प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, है ना? तो अब यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास, डिफरेंट टाइप के एनिमल के पास डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट पॉरीफेरा, सो पॉरीफेरा से लेके एस्के हेलमिंथेस तक क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? जनरल बॉडी सरफेस, राइट? फिर इसके बाद आपका जो फ्रॉग्स हो गए, क्वेश्चन आता है ये, अर्थवर्म हो गए, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है इनका क्यूटिकल, क्यूटिकल या फिर मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव? नेक्स्ट वी हैव आपका एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स ले लो। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में क्या होगा? गिल्स। गिल्स होंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉकरोच के अंदर बताओ क्या होता है? कॉकरोच भी तो एक ऑर्थ्रोपोड है ना, कॉकरोच में क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होता है इनके अंदर, ठीक है? मोलस्का के अंदर, मोलस्का में भी आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? ट्यूब फीट्स प्रेजेंट होता है। और हम सब के अंदर एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक, फ्रॉम एम्फीबिया टू मैमल्स क्या होंगे? लंग्स। ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से, अनलेस आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद ऑल ऑफ यू। डन? चलो अब आ जाते हैं हम हमारी एनसीईआरटी पे कि व्हाट एग्जैक्टली एनसीईआरटी इज एक्सप्लेनिंग। देखो, तो जो मैंने आपको ये चीजें बताया ना वो सब फर्स्ट पैराग्राफ में है, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि एम्फीबियंस हो गए, जैसे फ्रॉग हो गए, ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू, वो सब मैंने आपको लिखवा दिया है सारी चीजें। अब वी विल स्टार्ट विद आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से वन बाय वन एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए चलना है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एग्जैक्टली किन किन चीजों से बना हुआ है। यहाँ पे आपको ऑर्गन्स की प्रॉपर सिक्वेंसिंग पे ध्यान देना है कि आपकी सिक्वेंस क्या होती है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द नॉस्ट्रल्स। तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो नोज की ओपनिंग्स होती है, दीज आर नॉन एज नॉस्ट्रल्स, जो कि आपके अपर लिप के ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है। नॉस्ट्रल्स के बाद आता है क्या? नेजल पैसेज और नेजल पैसेज। आप इसको ना ऐसे साइड में लिख लेना, एक सीक्वेंस, एक चार्ट बना के। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल पैसेज, पैसेज के बाद चैम्बर आएगा। लाइन पढ़ के देखो समझ में आएगा, पहले पैसेज लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ जी,
इंटरनल नसल। हाँ, ये आपका देन नेजल चैम्बर किस में ओपन होगा जाके आपके फेरिंग्स में ओपन होगा। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। फिर इसके बाद फेरिंग्स आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है आपका विंड पाइप और एक बन जाता है आपका फूड पाइप। विंड पाइप इज योर ट्रैकिया। तो आपका फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स के थ्रू ओपन होता हुआ कहाँ ओपन हो जाता है आपका? ट्रैकिया में ओपन हो जाता है। ट्रैकिया इज नॉन एज विंड पाइप और ईसोफेगस इज नॉन एज फूड पाइप। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जितना ज्यादा आप लैरिंग्स पे प्रेशर जनरेट करोगे उतना ज्यादा आपको, उतनी ज्यादा आपकी जो साउंड है वो हाई होती चली जाएगी। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप खाने को स्वेलो करते हैं तो आपका जो ये ग्लोटिस वाला पार्ट है वो ग्लोटिस वाले पार्ट के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्यों कैप लाइक स्ट्रक्चर? देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज योर फेरिंग। यहाँ पे आपका फूड भी आ रहा है और आपकी एयर भी आ रही है, दोनों आगे जाके ये डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में। एक बन रहा है ईसोफेगस और एक बन रहा है क्या? ट्रैकिया। इस ट्रैकिया के यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका लैरिंग्स ऐसे। अब आप खुद देखो भाई, दोनों की दोनों ओपनिंग्स है, ऊपर सब कुछ मिक्सअप है, तो चांसेस है ना कि आपके विंड पाइप के अंदर, ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, आपके विंड पाइप के अंदर कोई फूड पार्टिकल चला जाए। और अगर विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल चला गया सो वुड यू बी एबल टू ट्रांसपोर्ट योर गैसेस? गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना गैसेस का ट्रांसपोर्ट फिर। No, ma'am. No, तो sir. इसका मतलब यहाँ पे वी नीड अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। चाहिए नहीं चाहिए कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे? Yes, ma'am. So we need a cap-like structure here, and this cap-like structure is known as एपिग्लोटिस। ये Epiglottis. एपिग्लोटिस क्या करेगी? आपके विंड पाइप को कवर अप करके रखेगी ऊपर से। अब आप बोलोगे मैम कवर करके रखेगी तो गैसेस कैसे जाएंगी? ये कंप्लीटली कवर नहीं करके रहता, ओपन क्लोज, जैसे एक होता है ना बोतल के अंदर ढक्कन होता है, तो ढक्कन को आप कभी भी खोल बंद कर सकते हो, सेम यहाँ पे ये एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो खुलती बंद होती रहती है ऑल टाइम। तो जनरली होता है ना कि जब हम खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं खाना खाते खाते टाइम, तो हमें खांसी आ जाती है। तो खांसी क्यों आती है? कि आप बोलते टाइम आपका जो चांसेस होते हैं विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल जाने को ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यस मैम। चलो तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका ये कैसे डिविजन हुआ। अब आगे आ जाओ। तो ये बोलते कि आपका स्वेलिंग के टाइम पे जब आप स्वेलो कर रहे हैं किसी चीज को तो ग्लोटिस के ऊपर एक थिन इलास्टिक कार्टर फ्लैप होता है, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, जो कि आपकी फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब आपका आगे ट्रैकिया में जाना। ट्रैकिया क्या एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहाँ तक, ये लाइन हाईलाइट करना, देखो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड हो रहा है आपका। और किस लेवल पे? which divide at the level of fifth thoracic vertebra into right and left bronchi। अब ये thoracic vertebra क्या है? आपको पता है कि भाई हमारे पास vertebral columns का नाम तो सबने सुना होगा। सबसे लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे समझ में आ जाएगा वैसे तो डिटेल। तो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे होता है ना, CTLSC 7 12 5 1 1। तो जो हमारे पास 12 मतलब हमारे पास जो थोरेसिक बोन्स है ना वो 12 है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। तो पहली 7 तो आपकी सर्वाइकल होंगी, ठीक है, फिर उसके बाद 12 आपकी थोरेसिक होंगी। तो जो 5th नंबर की थोरेसिक है ना, 5th नंबर की थोरेसिक तक आके ट्रैकिया लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आया 5th थोरेसिक वर्टिब्रा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो थोरेसिक के बिल्कुल मिड तक आ रहा है, नहीं आ रहा है ये? तो ये बोलते हैं कि मिड थोरेसिक कैविटी तक आपका एक्सटेंड होता है एंड क्या करता है आगे जाके 5th थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पे है वहां पे राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। तो हम आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ट्रेकिया कहाँ पे? एट 5th थोरेसिक कहाँ पे डिवाइड हो गया? लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में डिवाइड हो गया।
देखो अब अच्छे नोट्स बन रहे नहीं बन रहे हमारे। अब हमको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इसी को पढ़ लेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फिफ्थ थोरेसिक पे मिड लेफ्ट राइट में डिवाइड हो रहा है। बताओ विद इन सेकंड हो गया नहीं हो गया रिवाइज? अब यही Yes, ma'am. अब यही ब्रोंकी, ईच ब्रोंकी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन एंड आगे जाके सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी बनाना शुरू करेगी। मतलब इसी के अंदर ब्रांचेस निकल जाएंगे एंड उन्हीं ब्रांचेस में जो सबसे थिन टर्मिनल पोजीशन पे होगी उसको बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। जो ट्रेकिया है उसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी एंड सबसे लास्ट वन वाली जो होगी वो होगी इनिशियल ब्रोंकी। और ये सब की सब आपकी सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, सी शेप रिंग होती है, इसका एक रीजन समझ लेते हैं क्यों होता है। क्योंकि भाई ये देखो ध्यान से, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, तो इनके ऊपर ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर है। तो आप देखो सी शेप मतलब एक हमें क्या करना है, इसको एक कवरिंग देना है। अभी सी शेप भी भूल जाओ, कवरिंग देना है। तो मैंने इसको कवर कर दिया ऐसे। अब आप देखो इसके एक साइड में तो ये अटैच है ना इसोफेगस, तो क्या मैं इसको इसोफेग, क्योंकि दोनों के दोनों अटैच्ड है एक दूसरे से, और मेरे को जो एक इनकम्प्लीट सी शेप स्ट्रक्चर डालना है ना, या फिर जो कवरिंग देनी है कार्टिलेजिनस रिंग की, वो मुझे सिर्फ ट्रेकिया पे देना है। तो ट्रेकिया पे मैं पूरी तरीके से तो नहीं कवर कर पा रही हूँ ना ट्रेकिया को कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू, नहीं कर पा रही हूँ ना Yes, कवर। ma'am. तो इसीलिए हम बोलते हैं, और सी शेप बन रही है कि आपकी जो ट्रेकिया होती है सपोर्टेड होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू। यहाँ पे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के थ्रू ये सपोर्टेड होती हैं, या फिर वी कैन कॉल देम सी शेप स्ट्रक्चर। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इनके पीछे इसोफेगस आ गया है भाई, वहां पे मैं कार्टिलेजिनस रिंग नहीं लगा सकती थी। अगर वहां पे मैंने कार्टिलेजिनस रिंग लगा देती तो मेरा इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा, राइट? बताओ। Yes, ma'am. चलो, तो फिर ये लाइन समझ में आया, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो सबसे लास्ट वाला ब्रोंकियोल है, उस टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पे बहुत थिन इरेगुलरली वॉल है और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारे नंबर में। दीज आर नोन एज एल्वेलाई। थिन वॉल क्यों है भाई? स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ से, थिन थिक ऐसे करके पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए थिन वॉल है क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं एल्वेलाई के थ्रू तो डिफ्यूजन कराना है ना। और अगर मैंने इसको थिक बना दिया तो मेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। फिर ये जो ब्रांचिंग है ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, यही सब मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा लंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लंग्स फॉर्मेशन तक समझ में आया? अब इन दोनों लंग्स के बाहर आपकी एक प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जो आपकी आउटर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो आउटर वाली किसके कांटेक्ट में होगी? रिब्स के कांटेक्ट, क्योंकि आपके रिब केज के बीच में आपके लंग्स अटैच्ड है नहीं है? आपका रिब केज आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो आपकी जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होगी वो रिब्स के कांटेक्ट में होगी, और इनर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो किसके कांटेक्ट में होगी? इनर वन वाली किसके कांटेक्ट में रहेगी भाई? इनर वाली लंग्स के कांटेक्ट में होगी नहीं होगी? Yes, ma'am. है ना, लंग्स के Yes, कांटेक्ट में ma'am. होगी। यस, वेरी गुड, राइट प्रियंका। कृतिक, अच्छा सानिया इज सेइंग कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। सानिया आपको लास्ट टाइम भी नहीं हो रहा था बेटा, आप मे भी पेन सही नहीं करते हो। अभी शो हो रहा है सानिया आपको स्क्रीन? सॉरी। यस, तो यहाँ तक हमको समझ में आया। अब आ जाओ आगे, डायग्राम बाद में दिखाऊंगी, एक बार स्टेटमेंट फिनिश कर लेते हैं अपना। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लंग्स के कांटेक्ट में है, वेयरएज जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? आपका लंग्स के। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का नाम क्या है? आउटर इज नॉन एज, आउटर वन इज नॉन एज पेराइटल प्लूरा, पेराइटल बोलेंगे ना। और इनर इज, भैया आप लोग बोलते रहो, मुझे तभी तो पता लगेगा ना कि हाँ आप लोग सुन रहे हो।
अनश्वर सही है? आउटर पेराइटल प्लूरा, इनर विजिबल प्लूरा। यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आउटर वन कॉर्नर दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड है, जो कि आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट है उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, इस कंडक्टिंग पार्ट का एक फंक्शन होता है कि आउटसाइड से जो एटमॉस्फेयर से जो गैस आ रही है उस गैस को एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करना है। कंडक्टिंग को आपकी उस एयर के साथ कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको क्लियर करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, आपके बॉडी टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर मेंटेन करवाएगा, ये सारे काम होंगे। और जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है और जो एल्वियोलर डक्ट है ये आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है, क्योंकि यहीं पे एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना। कंडक्टिंग पार्ट का काम है ट्रांसपोर्ट करना एयर को आपका आउटसाइड से इनसाइड द लंग्स, और फिर उसको एयर को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना, वो सिर्फ एल्वियोलाई या एल्वियोलर डक्ट का फंक्शन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। नेक्स्ट आ रहा। अब ये बोलते हैं कि भाई आपके लंग्स की स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि जो लंग्स है ना आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। एनाटॉमिकली अगर आप उसको अंदर से देखो वो एक एयर टाइट चैम्बर है बिल्कुल। आपका जो थोरेसिक चैम्बर है, डॉर्सली का मतलब होता है पीछे, पीछे क्या है आपके बैकबोन, किसके थ्रू सपोर्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू सपोर्टेड है। और आगे क्या है उसके? स्टर्नम प्रेजेंट है, वेंट्रली स्टर्नम के थ्रू सपोर्टेड है। और साइडवेज किससे सपोर्टेड है? लेटरली रिब्स से सपोर्टेड है। और लोअर साइड में डायफ्राम से सपोर्टेड है। हो गया नहीं हो गया? चारों तरफ से एक सपोर्ट दे दिया नहीं दे दिया हमने उसको? तो एक पूरा Yes, अपना एनाटॉमिकल सेटअप है आपके थोरेसिक कैविटी का, ये ध्यान रखना है। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे? सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ब्रीथिंग होगा, फिर आपका ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज होंगे एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, फिर आप ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक? टिश्यूज तक। टिश्यूज CO2 को वापस दे देंगे ब्लड में और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो टिश्यूज ने CO2 ले लिया, टिश्यूज उस CO2 को यूज कर सॉरी ऑक्सीजन को यूज करके अपना क्या करेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब अपना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे और रिजल्ट में जो CO2 मिलेगा उसको वापस से रिटर्न कर देंगे आपको। तो ये है एक बेसिक सिस्टम। अब आ जाते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे, बट उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। यस, लेबलिंग पे बिकॉज क्वेश्चन आ रहा था। तो सबसे ऊपर ये आपका एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपको प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। ये ऊपर लेरिंग्स साउंड बॉक्स है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, देन ट्रेकिया, ये आपकी इनकम्प्लीट सी शेप स्ट्रक्चर दिख रही है। कहाँ पे डिवाइड हो रहा है? एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट और राइट ब्रोंकी, देन ब्रोंकी के अंदर आपको दिख रहा है ना ब्रांचेस, ब्रोंक्यूल्स। तो प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल में आपके आ गए क्या? हमारे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के क्या है? एल्वियोलर डक्ट है इनके अंदर। देन आउटर मेम्ब्रेन आपका कौन सी होगी? आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल, इनर इज विजिबल। ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर वाली रिब्स के कांटेक्ट में है, अंदर वाली टिश्यू के कांटेक्ट में है, प्लूरल फ्लूइड होगा दोनों के बीच में। देन ये आपका नीचे से डायफ्राम कवर कर रहा है, लेटरली रिब्स कर रहा है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम कर रहा है, और आगे यहाँ पे ऐसे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जो कि आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ोगे। ऐसे स्टर्नम प्रेजेंट होता है आगे की साइड, और यहाँ से इससे स्टर्नम से ऐसे आपकी रिब्स अटैच्ड होती है ऐसे, और ये रिब्स पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है, आगे स्टर्नम से अटैच होती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ योर लंग्स। अब आगे हम मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझना है मैकेनिज्म? बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। दो प्रोसेस हो रहा है, इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। क्या देखना है हमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में? सबसे पहली चीज, जो इंस्पायरेशन है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन के टाइम पे आपका पहला स्टेप होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो करेगा कंट्रैक्ट, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा। सेकंड, आई फॉर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो भी आपकी कंट्रैक्ट करेंगी। तो जब ये सारी चीजें कंट्रैक्ट करेंगी सो दे विल पुश आउटसाइड से एटमॉस्फेयर को। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा है नहीं है एज कंपेयर टू द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर? Yes, ma'am. है नहीं है, तो तभी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द लंग्स आपकी एयर मूव करेगी। देन इसके बाद जैसे ही एयर आपकी लंग्स के अंदर आएगी तो आपका जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा ना थोरेसिक वॉल्यूम? Decrease होगा. इंक्रीज होगा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। इंक्रीज ही बोल रहे हो डिक्रीज बोल रहे हो आप लोग? Increase. इंक्रीज होगा, राइट। तो ये होगा इंस्पायरेशन के केस में। अब आप इंस्पायरेशन को ना खुद से भी फील कर सकते हो। जस्ट टेक अ एकदम डीप ब्रीथ लो, ठीक है? इंस्पायरेशन करो, जैसे ना बाबा रामदेव जी करते हैं अनुलोम विलोम, वो वाला। तो बिल्कुल ऐसे जब आप करोगे तो आप क्या फील कर रहे हो अपनी बॉडी में? आपका जो डायफ्राम है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, ma'am. हो रहा है नहीं हो रहा है? और आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी का साइज इंप्रूव लग रहा है आपको? तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है क्या करेंगे, आपकी थोरेसिक कैविटी को बाहर की साइड पुश करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? अब बात आती है कि किस एक्सेस में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्सेस लिखना जरूरी है। तो जो आपका डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम कौन से एक्सेस में इंक्रीज होता है? एंटीरियर Anterior, posterior, extensor. पोस्टीरियर एक्सेस। और जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करती है तब आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है कौन से एक्सेस में? डोर्सोवेंट्रल एक्सेस। क्योंकि जब आपका डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो आपका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो ऊपर की साइड पुश हो रहा है नीचे से, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स करेंगे तो आगे और पीछे की साइड पुश होगा। डोर्सो, और डोर्सो मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, और एंटीरियर मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर और नीचे। आया समझ में? Yes, ma'am. चलो, और आपका जो डायफ्राम है वो शेप कैसी बन जाएगी डायफ्राम की? फ्लैट हो जाएगा कंट्रैक्ट करके, क्योंकि आपने डायग्राम में देखा ना, डायफ्राम की शेप ऐसे डोम शेप है ना, तो Yes, यहाँ पे ma'am. डोम से कैसा हो जाएगा? फ्लैट शेप हो Flat. जाएगा। That's good. सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। फिर इंस्पिरेशन के बाद एक्सपायरेशन, इसका जस्ट अपोजिट कर देना यहाँ पे। एक्सपायरेशन में क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ Diaphragm. डायफ्राम। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, यहाँ पे कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? Internal. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये होगा ये। और एक्सपायरेशन के टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होगा, क्योंकि हमें अंदर से बाहर गैसेस को ट्रांसफर करना है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी लेस देन आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ऊपर वाले में एरो से ही लगाया था ना हमने, हाँ। ये होगा आपका एक्सपायरेशन। अब एक होता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करा रहे हो, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या होता है? फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल, शॉर्ट में लिख दो आईआईसीएम, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, प्लस आपकी एब्डोमिनल मसल्स कंट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सपायरेशन फोर्स एक्सपायरेशन में दोनों में आपका जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना, बिकॉज गैसेस को अंदर से बाहर शिफ्ट कर रहे हो, तो डिक्रीज होगा। क्लियर यहाँ तक हर किसी को सारे पॉइंट्स? चलो, तो अब जितना एनसीईआरटी ने ये आपका लिखा हुआ है, एक एक लाइन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ना। जैसे इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे पास क्या है, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ जो प्रेशर है विद इन द लंग्स वो कम हो, तो कम प्रेशर को क्या लिखता है? नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए लंग्स के अंदर। और एक्सपायरेशन के केस में प्रेशर अंदर ज्यादा होना चाहिए, तो एक्सपायरेशन के केस में कैसा होना चाहिए प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए। वही एक एक लाइन सारी की सारी में लिखे, रीड कर लोगे इसको अच्छे से, समराइज मैंने आपको बता दिया पूरा, कर लोगे?
ये Yes, yes, sir. डायग्राम देखो पहले, इंस्पायरेशन, एयर्स के लंग्स के अंदर एयर एंटर हो रहा है, तो आपका जो डायफ्राम अपने आप को कंट्रैक्ट, ऐसे डॉम शेप से क्या हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, जो आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिब्स और ये अपने आप को बाहर की साइड पुश कर रही है, डोर्सो वेंट्रल एक्सेस में पुश कर रही है, और डायफ्राम अपने आप को एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में पुश कर रहा है। एक्सपायरेशन के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट से वापस डॉम शेप हो जाएगा, एयर आउटसाइड जाएगा, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, रिब्स एंड स्टर्नम आपके रिटर्न आ जाएंगे, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। क्लियर? अब आ जाओ Yes, ma'am. हमारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन आता है नीट में का एग्जाम दोगे ना अगर, तो नीट में तो ऐसा होगा ही नहीं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आए, नीट में तो आते ही आता है क्वेश्चन। पहला, टाइडल वॉल्यूम। अभी आप लोग नॉर्मली बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो अभी पढ़ते टाइम आप जितनी एयर इनहेल एक्सेल कर रहे हो, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। और कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? 500। तो एक नॉर्मली इंसान कितना एयर इनहेल या एक्सेल कर सकता है, दैट इज नॉन एज टाइडल वॉल्यूम, और दिस इज योर 500 ml। अब एक मिनट में आप कितनी बार रिस्पायर करते हो, कितनी बार इनहेल एक्सेल करते हो? 12 से 16 बार। तो आप एक इनहेल में 500 ml कर रहे हो, तो एक मिनट में कितने करोगे? 6000 से 8000, है ना, मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 16 कर दिया। अब आपको कोई बोले कि भाई वो अनुलोम विलोम करो, तो अनुलोम विलोम में आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो नहीं करते हो? फोर्सफुली Yes, ma'am. फोर्सफुली इनहेल करोगे, तो आप फोर्सफुली कितना वॉल्यूम इनहेल कर सकते हो? तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई फोर्सफुली आप नॉर्मली आप 500 कर सकते हो एक बार में, और आप एक ही ब्रीथिंग में 2500 से 3000 कर सकते हो। 2500 से 3000 ml ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में एंटर करा सकते हो फोर्सफुली। और फोर्सफुली बाहर कितना निकाल सकते हो? तो फोर्सफुली आप बाहर सिर्फ 1000 से 1100 निकाल सकते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, तीनों क्लियर हुआ? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम Yes, सीक्वेंस ma'am. में याद रखना, 500 ml, 2500 से 3000, 1000 से 1100। इसके बाद वी हैव अ वॉल्यूम व्हिच इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है जो कि हमारा स्पायरोमीटर भी मेजर नहीं करके देता। अब बोलोगे मैम स्पायरोमीटर क्या होता है? स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर दीज वॉल्यूम्स। इन वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्यों नहीं कभी भी ये मेजर कर पाता स्पायरोमीटर? क्योंकि ये वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम है जो आपके लंग्स से कभी बाहर ही नहीं आती। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा आपके लंग्स के अंदर रहती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपके जो लंग्स है वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग द लंग इवन आफ्टर अ फोर्स, आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, आपके लंग्स में हमेशा 1100 से 1200 ml रहेगी ही रहेगी। राइट? चारों वॉल्यूम्स Yes, क्लियर? ma'am. अब इसको यहाँ Yes, पे ma'am. लिखो। Yes, सबसे ma'am. पहले हमने देखा टीवी, फिर देखा आईआरवी, फिर देखा ईआरवी, और फिर देखा रेजिडुअल। RV. अब अगर आप अपने टीवी और आईआरवी को कर दो ऐड, तो आपकी बन जाएगी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम क्या है? एक सिंगल मेजरमेंट है, लेकिन कैपेसिटी इज द एडिशन ऑफ मोर देन वन वॉल्यूम। आपकी कैपेसिटी को हिंदी में बोलता है काबिलियत, काबिलियत पता चलती है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और अगर आप ऐड कर दो टीवी और ईआरवी को, तो आपकी एक्सपायरेशन की कैपेसिटी पता चल रही है कि भाई आप नॉर्मली इतना कर सकते हो, फोर्सफुली इतना कर सकते हो, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो पता चल रही है आपकी, Yes, ma'am. है ना। फिर इसके बाद आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, कि भाई वाइटल कैपेसिटी कितनी है? तो आपकी वाइटल कैपेसिटी है भाई आपकी ये तीनों की तीनों वॉल्यूम्स, तीनों वॉल्यूम मिलके वाइटल कैपेसिटी बनाती है, और चारों मिलके क्या बनाती है? चारों मिलके आपकी टोटल लंग कैपेसिटी बनाती है। Total lung capacity. एक आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी क्या होती है? ईआरवी ERV plus RV. प्लस आरवी। ERV plus ये हमेशा लंग्स में रहती है, और इतनी आप, ये तो हमेशा लंग्स में रहेगी। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा पेज हैंग हो गया है, वेट। तो हमने देखा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, एफआरसी इज इक्वल्स टू ईआरवी प्लस आरवी। तो सबके फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अरे अरे क्या हुआ? एक सेकेंड, मैं वापस से रिस्टार्ट करती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
Yes, so here we were. हुआ स्क्रीन शेयर? हाँ जी Yes, नंदिनी, ma'am. ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। यस मैम। या तो ये हो गया हमारा आईआरबी ईआरबी चार। अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तक तो हमने पढ़ लिया था। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल। भाई नॉर्मल एक्सपायरेशन करने, अब नॉर्मली आपने 500 ml बाहर निकाला, उसके बाद आप कितना ले सकते हो? तो 500 तो आप नॉर्मली ले सकते हो वापस से, और फोर्सफुली कितना ले सकते हो? 2500 से 3000। तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हुआ। एक्सपायरेटरी, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने, आपने एक नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मली एयर एंटर कराया बॉडी में, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना कर सकते हो? भाई आप नॉर्मली एक्सपायरेटरी बाहर कितना निकाल सकते हो? तो टाइडल वॉल्यूम में 500 बाहर निकालोगे। देखो ध्यान रखना, जो कैपेसिटी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कब चेक की जाती है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, और एक्सपायरेटरी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद चेक की जाती है। ये डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूजन होती है अनलेस बच्चों को। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद चेक की जाती है, क्योंकि नॉर्मली आपने एयर बाहर निकाला, उसके बाद तो चेक करेंगे कितनी एंटर हो सकती है, और एक्सपायरेटरी में आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद चेक करेंगे कितनी आप बाहर निकाल सकते हो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, आपका एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी आपकी बॉडी के अंदर रह गई है। एक तो वो जो आप फोर्सफुली निकालते हो, और एक वो जो हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है, वो आपकी फंक्शनल होती है। वाइटल कैपेसिटी, भाई एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप कितनी ब्रीथ इन कर सकते हो। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकालोगे आप कितनी? 1000 से 1100। तो आप वापस से फोर्सफुल एक्सपायर इतनी ही ले सकते हो ना। तो ईआरबी नॉर्मली इतना लोगे, और आईआरबी आपकी फोर्सफुल आप इतना इंस्पायर कर सकते हो। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों की चारों कैपेसिटीज को ऐड कर देना, या फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक? समझ आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चल, अब समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि हमने गैसेस देख लिया और कैपेसिटीज वॉल्यूम सब देख लिया। अब आता है कि भाई हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पे चलता है। हमारे पास ब्लड है, ठीक है? ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के पास 4 एफ होता है, 4 आयरन मॉलिक्यूल। तो ये एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन लेके जा सकता है एक टाइम पे, एक टाइम पे एक ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो क्या बनता है? Oxyhemoglobin. ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब आपका हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करता है तब क्या बनता है? Carboxyhemoglobin. या फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है? Yes. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। Yes, ma'am. Carbamide. ये ध्यान रखना है पहली चीज। तो आप रख लोगे इतना याद? Yes, कार्ब ma'am. Yes, अमीनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, अब ये याद रहेगा। अब हमें ये देखना है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है ना, वो किसके थ्रू कितना होता है। तो हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का अलग देखेंगे, CO2 का अलग। तो इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 97% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ HbO2। मतलब कौन कराता है? आपका हीमोग्लोबिन कराता है। और रेस्ट, या फिर आप लिख लो आरबीसी कराता है। रेस्ट 3% जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये डेटा याद रखना है, प्लाज्मा के, मतलब आपकी जो ऑक्सीजन है Plasma. वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी और उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। देखो ऑक्सीजन के केस में तो आराम से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इन द केस ऑफ CO2 के केस में व्हाट विल हैपन? जब हम CO2 का ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका 23% तो होता है इन द फॉर्म ऑफ HbCO2, मतलब आपका आरबीसी के थ्रू। 70% होता है किसके थ्रू?
बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू, बाइकार्बोनेट। मतलब HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में। और रेस्ट 7% होता है किसके थ्रू? प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको समझ के चलना। कर लोगे इतना? यस मैम। यस मैम। अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है कि आपका ये जो CO2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ तो बहुत नॉर्मल है भाई, एक साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन एक साइड लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो के साइड मूव हो जाएगा। बट CO2 में बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा वो हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो उसके लिए वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। दिस इज योर आरबीसी। आरबीसी के बाहर क्या है? प्लाज्मा। इधर वी हैव टिश्यू। क्या है ये? टिश्यू। तो अब क्या हुआ? टिश्यू के अंदर चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में बन रहा है CO2। अब ये CO2 यहां से निकल के कहा आया? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है पानी। तो H2O के साथ कंबाइन हुआ CO2 और इसने क्या बना लिया? H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? एंजाइम यूज करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस Ca वापस इसको ब्रेक करा देता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव में। और ये HCO3 नेगेटिव क्या बन गया? बाइकार्बोनेट आयन बन गया, नहीं बन गया? यस मैम। यस बन गया, ठीक है। तो अब ये बाइकार्बोनेट में होगा क्या? अब CO2 आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ गया। अब ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द लंग्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, ये जैसे बाइकार्बोनेट बनता है, ये बाइकार्बोनेट बनके आरबीसी से निकल के कहाँ आ जाता है? प्लाज्मा में आ जाता है। अब अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर आ रहा है, अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल के आ रहा है। तो अंदर चार्ज की कमी होगी या नहीं होगी? आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो प्लाज्मा क्या करता है? इस चीज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड को शिफ्ट करा देता है, कहाँ पे? इनसाइड द आरबीसी। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। क्यों कराया हमने क्लोराइड शिफ्ट? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है NaCl। NaCl ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये Cl नेगेटिव आरबीसी में शिफ्ट हो गया और इस Na ने यहाँ पे कंबाइन करके क्या बना लिया? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया। तो अब आपका ऑक्सीजन सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसॉल्व होके कहाँ तक पहुंच जाएगा? टिश्यूज तक। और यहाँ पे हम क्लोराइड शिफ्ट करा रहे हैं जस्ट टू मेंटेन द आयनिक ग्रेडियंट, राइट? और दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट का, दिस इज नोन एज हैमबर्गर फेनोमेनन। अब एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आती है कि भैया जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव अंदर एसिडिक मीडियम बना रहे हैं। H पॉजिटिव अंदर एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में हमारा जो HbO2 होता है वो डिसोसिएट हो जाता है Hb+O2 में। और डिसोसिएट तो कराना ही चलो हमको, तो ये ऑक्सीजन मेरे को टिश्यूज के पास चली जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे एसिडिक मीडियम होगा तब आपका HbO2 टूट जाएगा। अब यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन यहाँ पे बच गया, तो ये H पॉजिटिव इसी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेगा। Hb प्लस H पॉजिटिव मिलके HbH पॉजिटिव बना लेगा। तो इसका मतलब जब ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, सो दिस हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमें हेल्प कर रहा है ना आरबीसी के अंदर पीएच को मेंटेन रखवाने में। कर रहा है नहीं कर रहा है? तो हम इस HbO2 को या हीमोग्लोबिन को बोल सकते हैं कि इट इज बिहेविंग एक्ट एज बफर हियर। एक बफर के जैसे काम करता है।
बफर क्या होता है? बफर का मेन फंक्शन वही तो होता है ना, जो आपकी पीएच को कंट्रोल रखवाने में हेल्प करता है। आपकी पीएच जो है वो ना तो हाई हो ना लो हो, उस चीज को मेंटेन रख पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटायर प्रोसेस जो कि CO2 के डिफ्यूजन में हो रहा है। वापस से बता रही हूँ, वाटर CO2 के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की हेल्प से, देन अगेन ब्रेक हो जाता है H+O प्लस SiO2 में, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है, प्लाज्मा सोडियम के साथ कंबाइन कर लेता है, रिटर्न में क्लोराइड आपके आरबीसी में अंदर पहुंच जाएगा ताकि आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन रहे, और जो H पोस्टर मिल रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं ताकि हमारा आरबीसी जो है एसिडिक ना बन जाए। डन। डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाओ एनसीईआरटी पे। अब ये जो टेबल दी हुई है ना एनसीईआरटी में, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी हद तक, ठीक है। अब इस टेबल में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती कि मैम याद नहीं होती है हमें टेबल, अब इसको याद रखने का तरीका समझा। रेस्पिरेटरी गैसेज है O2 CO2, एटमॉस्फेयर में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, एल्वेओलाई में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, पहले तो ये बता रखा है। फिर ये बता रखा है कि ये गैसेज जब ब्लड के अंदर होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये गैसेज है तो इनका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, और टिश्यूज के पास आके कितना पार्शियल प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो अब हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन की, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लंग्स के अंदर पहुंचानी है एयर से लंग्स में, तो एयर में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एल्वेओलाई, तभी आपका डिफ्यूजन होगा। yes, होगा नहीं होगा? फिर इसके बाद आपका CO2 की कॉन्सेंट्रेशन एयर में कम होगी, एल्वेओलाई में ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस देखो, एक चार्ट बन रहा है 40 40 40, कर लोगे ऐसी टेबल बनाना, गैसेस, एटमॉस्फेयर, एल्वेओलाई, डीऑक्सी, ऑक्सी, टिश्यू, क्योंकि आपको टेबल फिल करने के लिए भी आ जाएगी। यहाँ पे 40 की जगह A लिख देंगे, B लिख देंगे, ऐसे करके आपसे पूछ लेंगे, तो 40 40 40 ऐसे कर देना, ठीक है। फिर 45 45 इनके अल्टरनेट पे 45 45 कितना होता है 90, और प्लस 5 कर देना, ऊपर आ जाएगा 95। पहले से 40 40 40 याद क्या रखनी पड़ेगी, 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। और उसका हमको CO2 को तो पता ही होता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.3% होती है, वैसे 0.03% होती है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है इसलिए 0.3 हुआ है। हो जाएगा 40 40 40 का एक ट्रायंगल बन रहा है, एंड देन दोनों साइड 45 45 45 45 90 90 प्लस 5 95। डन? Yes, yes, चलो, no, done, ma'am. तो ये पार्ट हमारा डन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन है जिसको हाईलाइट करना, दिस वन, कि आपकी जो डिफ्यूजन है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एयर से एल्वेओलाई के अंदर आता है। सबसे पहले लेबलिंग, एल्वेओलर कैविटी और आपकी ब्लड कैपिलरी, दोनों के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर है आपके आरबीसीज, और दिस इज योर एल्वियोलर वॉल। अब यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन कराना है, तो भाई डिफ्यूजन तो सिर्फ और सिर्फ तब होगा ना जब मेम्ब्रेन जो है वो थिक, बहुत थिन होगी, बहुत पतली सी होगी। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, 3 चीजों से मिलके बनी है, तो मतलब आपका जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू होके जा रहा है। पहली तो एल्वियोलर की मेम्ब्रेन, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन्स है ना ये डिफ्यूजन में रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, हाईलाइट करो। सबसे पहला आपकी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। फिर आपकी एल्वियोलर, इसकी ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, और दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। इन तीनों मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ना, वो बोलता है कि भाई लेस देन 1 mm है, और अगर हम इस थिकनेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो डिफ्यूजन अफेक्ट हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन का रेट कम हो रहा है कहीं पे, तो इट मींस जो आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ना, इनमें कुछ ना कुछ कमी आई है। सेकेंड चीज जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी। CO2 जो होता है ना, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड में एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। कितना ज्यादा हाई सॉल्युबल होता है, 20 से 25 टाइम्स। क्वेश्चन आता है यहाँ पे भी, 20 से 25 टाइम्स हाई सॉल्युबिलिटी होती है आपकी CO2 की एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन को, आपकी मेम्ब्रेन की थिकनेस आपकी अफेक्ट करेगी, और गैसेस का पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करेगा। अगर ये तीनों चीजें कंट्रोल में है, मेंटेन्ड है,
तभी आपका प्रोसेस हो पाएगा, अनलेस नहीं हो पाएगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, वेरी ma'am. गुड, यहाँ तक हमको Yes, समझ में ma'am. आ गया है, ये डायग्राम भी क्लियर है। अब ये वाला डायग्राम भी सेम बता रहा है, जो टेबल बना रहा था उसी टाइप से है ये आपका। इसको डायग्राम को मैं समझाऊंगी आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। अब आ जाता है हमारा ये डिसोसिएशन कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या डिसोसिएशन कर्व बताता है। दिस इज योर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या कह रहा है? दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपका सिंपली देखना, मेरे पास हीमोग्लोबिन है, एज आई टोल्ड यू कि हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, 4 में से एक की बाइंडिंग हुई, तो कितना परसेंट सैचुरेशन हुआ हीमोग्लोबिन का? 25% हुआ है, नहीं हुआ? जब एक ने बाइंड किया, क्योंकि 4 थे, 4 में से एक ने बाइंड किया, तो 1/4 इज 25% ना। Yes, ma'am. और जब 2 बाइंड कर गए तो 50% सैचुरेशन हो गया, 3 बाइंड कर गए तो 75% हो गया, और चारों के चारों बाइंड कर गए तो 100% सैचुरेशन हो गया। 100%. तो ये ग्राफ हमको सैचुरेशन बता रहा है कि जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, ऐसे ऐसे आपका परसेंटेज सैचुरेशन एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो कर्व आता है वो आता है सिग्मोइडल कर्व। अब ये सिग्मोइडल कर्व 2 टाइप की शिफ्ट दिखाता है। कैसी शिफ्ट दिखा रहा है? इधर साइड कौन सी शिफ्ट होगी? Right. राइट शिफ्ट, और इधर साइड होगी Left. लेफ्ट शिफ्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका ये ग्राफ कब राइट शिफ्ट दिखाएगा, कब लेफ्ट शिफ्ट दिखाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, राइट शिफ्ट कब होगा? जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हो रहा है डिसोसिएशन, ये कम टूट के बना रहा है HbO2। और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा? लेफ्ट शिफ्ट तब होगा जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हो रहा है क्या? Formation. फॉर्मेशन। अब इन्हीं कंडीशन को देखो, ठीक है, राइट की बता रही हूँ, लेफ्ट की बिल्कुल अपोजिट कर देना। अब आप खुद देखो, हमारा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से टूट के अलग हो रहा है। क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अब ऑक्सीजन कम है तो CO2 का ज्यादा होगा। CO2 एक कैसी गैस है? एसिडिक गैस है नहीं है? तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। पीएच कैसी हो जाएगी? कम। और आपकी जो CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराती है नहीं कराती है? जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो टेम्परेचर भी हाई होगा। अब अगर ये कंडीशन आपको देखने दे दे डायरेक्ट, और आपसे पूछ ले कि आप बताओ आपका ग्राफ कैसे कहाँ शिफ्ट होगा, या आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, बता सकते हो नहीं बता सकते हो? Yes, ma'am. है ना? Yes, इसका sir. बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट में कर दो। लेफ्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो CO2 का कम, CO2 कम है तो मीडियम बेसिक हो गया, पीएच ज्यादा हो गई और टेम्परेचर कम हो गया। राइट शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? राइट शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज Bohr effect. बोहर इफेक्ट। यहाँ पे बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट इज नोन एज Halden shift. हेल्डेन शिफ्ट। ये दोनों नाम याद रखना है, बोहर इफेक्ट कब बोल रहे हैं और हेल्डेन शिफ्ट कब। डन? इज इट डन Yes, बच्चों? ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो फिर No, ma'am. ये डन, आ जाओ वापस। तो हमने पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें ना सबसे लास्ट वाली लाइन याद करने की है, ये इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। 5 ml. और अगर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करोगे तो वो 4 ml ऑफ CO2 कैरी करेगा। कितनी? 4 ml। ये every 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2 to the alveoli।
ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, हैमबर्गर फेनोमेनन, ये रिएक्शंस वगैरह पूरी एनसीईआरटी तो रीड कर लोगे ना, बिकॉज मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीजें बताई है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एनसीईआरटी की एक लाइन एक एक ma'am. वर्ड रीड करना बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, अपने डाउट्स लेके आना। अब से आई वांट कि हर एक बच्चे बहुत सारे डाउट्स लेके आएगा क्लास में। नेक्स्ट, अब हमारे रेस्पिरेशन का आता है रेगुलेशन, कि आपकी रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है। तो सिंपली याद रखना है, दो टाइप के सेंटर होता है हमारे पास, एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपके ब्रेन के पोन्स रीजन से बना होता है, जब आपको न्यूरल कंट्रोल चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे समझ में आएगा। सेकेंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो कि आपके मेडुला से बना होता है। दोनों चीजें याद रखनी है, एक मेडुला से बना है रेस्पिरेटरी सेंटर, और पोन्स रीजन से बना है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब इन दोनों सेंटर एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में होता है? सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 या फिर H पॉजिटिव। अगर आपकी बॉडी में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तब जाके ये जो सेंटर्स है, ये सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या कराएंगे? एक्सपायरेशन कराएंगे। क्या ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा आपके रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में या रेगुलेट करने में? कोई रोल नहीं होगा। आपका जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ये सेंटर ये सिर्फ और सिर्फ CO2 और H पॉजिटिव के थ्रू ही अपने आप को मेंटेन कर पाए। कीमो सेंसिटिव एरियाज हम इनको बोलते हैं, जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका काम होता है आपके सेंटर को एक्टिवेट कर देना। सिंपली बस इतना याद रखना। अब आ जाओ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। पहला डिसऑर्डर इज योर अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है, अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, व्हीजिंग साउंड आते हैं यहाँ पे। किसकी वजह से होती है ये? आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर हो जाए इन्फ्लामेशन। रीजन याद रखना है, अस्थमा में आपका क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड आती है। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर, क्रॉनिक का मतलब सीरियस, जिसके अंदर आपकी जो एल्वियोलर वॉल्स है वो डैमेज हो जाती है। एंड ड्यू टू द डैमेज इन दीज एल्वियोलर वॉल्स आपका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा, तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। और ये होता किसकी वजह से? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जहां पे आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, जैसे आप कहीं पे ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे स्टोन वगैरह कटते हैं, तो उसका जो इतना ज्यादा डस्ट आता है, डस्ट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके ट्रैप हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो वहां पे तो इसका जैसे दो केसेस आता है, सिलिकोसिस हो सकता है, यहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकता है। ये सब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग, ऐसे प्रोसेस में। तो क्या होता है, इसकी वजह से आप जब लॉन्ग एक्सपोजर लेते हैं ऐसी चीजों का, तो ये फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यूज आपके उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। एंड इसी में वर्कर्स को बोला जाता है कि भाई आपको प्रोटेक्टिव मास्क वगैरह पहन के रखना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड these types of disorders. Is it done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. कोई डाउट नहीं है, चलो फिर। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश। आगे तो पूरा डिटेल में पढ़ा हमने चैप्टर, है ना, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, सब कुछ डिटेल में अच्छे से किया। एंड फिर भी विद इन एन आवर हमारा चैप्टर कितनी इजीली फिनिश हो गया। बट अभी आई जस्ट वांट कि भाई आप लोग प्लीज कोई भी डाउट होगा बताना जरूर, नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स लेके आना। कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे? कल कौन सा? अच्छा आप खुद बताओ, विच चैप्टर डू यू लाइक? हाँ जी, क्या 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 बोल रहे हो रोनी? कल का टाइमिंग क्या रहेगा बेटा? कल का टाइमिंग आपका यही रहेगा सुबह का ही। कल तो मंडे है ना? हाँ मंडे में आई थिंक आई एम फ्री। मैं एक बार बताऊंगी आपको, बिकॉज मंडे में ना कल मेरा थोड़ा सा कुछ हेक्टिक हो सकता है। आई टेल यू बाय टुडे क्या रहेगा कल का शेड्यूल। बट मोस्ट एक सेकेंड,